स्टार्ट करें? जी जी। अच्छा, हमने फर्स्ट चैप्टर की दो चीज़ें बनाना सीख ली थी। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। इसके बाद एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं पैराग्राफ ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी हम सिग्निफिकेंस की हेडिंग देते हैं और बताते हैं कि इस स्टडी को करने का मकसद या फ़ायदा क्या है। ये एक पैराग्राफ होता है और उसमें हम बताते हैं कि इस स्टडी से क्या फ़ायदा होगा, व्हाट विल गेट आउट ऑफ इट। ठीक, लेट्स से इन द केस ऑफ करियर काउंसलिंग हम ये लिखेंगे, all around the world a lot of studies have been done to explore the benefits of career counseling. This study is aimed to be conducted in the case of prospective teachers who opt for teaching profession, ठीक है, just because they were unable to find some other vocation. Many of them had degrees in various fields, yet they have not been settled in their lives. The researcher found it important to explore the absence or unavailability of career counseling facilities to them in the case of one university in Lahore, Pakistan. समझ आ रही है? Yes. इसी तरह से अब अगर लेट्स से जिनका चैलेंजेस वाला है तो उनका ये होगा कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई है चैलेंजेस के ऊपर, लेकिन रिसर्चर ये देखना चाहते हैं कि प्रोस्पेक्टिव टीचर जिसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस पहली दफ़ा एक्चुअल क्लासरूम में हो रहा है, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और उससे हमें ये भी पता चलेगा कि ऑल्दो उसने टीचिंग एजुकेशन की डिग्री ली है, उसे टीचिंग मेथड भी पता है, उसने साइकोलॉजी भी पढ़ी है ये सब कुछ पढ़ा ना आपने, उसको ये सारी चीज़ों का पता है, उसे बिहेवियर मैनेजमेंट का पता है, लेकिन एक्चुअल क्लासरूम में जाके वो क्या फेस कर रहा है, ठीक है, और उसके प्रॉब्लम्स कितने ह्यूज हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने टीचर्स के एक्सपीरियंसेस को बेहतर कर सकें, फैसिलिटीज़ को बेहतर कर सकें। ठीक, इसी तरह से जिन लोगों ने शाइनेस पे की है तो वो बता सकते हैं कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट दे आर अनेबल टू पार्टिसिपेट इन टर्म्स ऑफ क्लास पार्टिसिपेशन, लाइक इन प्रेजेंटेशन, क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, डिस्कशंस, और उससे उनसे ये पूछना बहुत ज़रूरी है पर्सनल एक्सपीरियंस कि उन्हें क्या लगता है, वो कितना इफेक्ट होती है उनकी परफॉर्मेंस जस्ट बिकॉज ऑफ शाइनेस। ठीक है, इस तरह जो फेलियर वाले हैं वो अपनी सिग्निफिकेंस में ये लिखेंगे कि जी दुनिया की स्टडीज़ बताती हैं कि फेयर ऑफ फेलियर जो है वो आपको अंडर प्रेशर करता है, यू कैन नॉट परफॉर्म। इन द केस ऑफ पाकिस्तान दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर कि कैसे फेयर ऑफ फेलियर एंड द प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस वाइल देयर स्टडीज इफेक्ट करते हैं उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस को। ठीक है, आ रही बात समझ? किसी का मिस हो गया तो बता दो, सबको मैं थोड़ा थोड़ा बता दूँ। ओके, अब आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारी एक मेन हेडिंग जिसे हम हेडिंग लेवल 1 देंगे। जिस तरह से हमने चैप्टर्स की जो हेडिंग होती है वो हेडिंग लेवल 1 होती है, मैं आपको हेडिंग लेवल्स भी सिखाऊंगी। ठीक है जी। अच्छा, मेथोडोलॉजी होती है वो तरीका जिसके ज़रिए हम अपनी रिसर्च करने जा रहे हैं। आसान सी बात यह है कि जब हम अक्सर लोग घर में बिरयानी बनाते हैं और हर बंदे का तरीका डिफरेंट होता है। कोई तहों वाली बिरयानी बनाता है, कोई आम सादा चावलों के अंदर ढेर सारा मसाला डाल के कहता है मैंने बिरयानी बनाई है ऐसा। कोई यखनी वाला पुलाव बना के उसके ऊपर रंग डाल के कहते हैं बिरयानी बन गई है। मुख्तलिफ तरीके हैं। अब इसी तरह रिसर्च को, किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के, फाइंड आउट करने के, लोगों के प्रॉब्लम्स, उनके परसेप्शंस, उनके ओपिनियंस को एक्सप्लोर करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स जो हैं उनके लिए अलग तरीके हैं, वो सर्वे स्टडीज़ करते हैं, वो कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज़ करते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते हैं। ठीक है, और उनकी डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ होती है, उनके मुख्तलिफ स्टाइल्स। इसी तरह जो क्वालिटेटिव रिसर्चर हैं उनके पास भी बहुत से मेथड्स हैं जिनके थ्रू वो रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। आपने मेथड्स पढ़े होंगे 5 जो कॉमन मेथड्स हैं, उसमें केस स्टडी रिसर्च डिज़ाइन है, ठीक है, उसमें फिनोमेनोलॉजी है, उसमें एथनोग्राफी है, उसमें नैरेटिव रिसर्च है। ये कॉमन रिसर्च की टाइप्स हैं। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर ऑटोबायोग्राफी भी है, लोग अपनी भी स्टोरी लिख देते हैं। ठीक है, नैरेटिव होती है जो हम किसी और की स्टोरी को लिख रहे होते हैं, नरेट कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं। फिनोमेनोलॉजी होती है जिसके अंदर किसी एक
फिनोमेना, किसी एक रियलिटी को हम इन डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, और मोर देन वंस हम उनके इंटरव्यूज़ लेते हैं, और ताकि हमें उससे क्लियरली पता चल जाए कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं। लेट्स से कि जो बच्चा काम कर रहा है चैलेंजेस पे टीचिंग प्रैक्टिकम में, वो बच्चे जिस दिन पहले दिन गए उनसे इंटरव्यू ले, ठीक है, 15 दिन बाद ले, फिर 15 दिन बाद ले, तो ओवर द टाइम वो अपने चैलेंजेस इवेंचुअली उनके थोड़े थोड़े बदल रहे होंगे विद एक्सपीरियंस। हर दिन के साथ हम कोई नई चीज़ फेस कर रहे होते हैं ना, कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं, किसी नई चीज़ पे ओवरकम कर रहे होते हैं। तो फिनोमेनोलॉजी का मतलब होता है आप लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस, वो चीज़ जिससे वो गुजर रहे हैं ओवर द टाइम। इस तरह एथनोग्राफी होती है, उसके अंदर हम कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक कल्चर के लोग कैसे रहते हैं, किसी एक स्पेसिफिक गाँव के लोग, किसी एक स्पेसिफिक माइंडसेट के या बिलीफ के लोगों की लाइफ कैसी है, और उन जो तब हम क्या करते हैं उनके दरमियान जाके रहते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी लेते हैं और उनको खुद ऑब्जर्व भी करते हैं। केस स्टडीज होती हैं, अ केस कैन बी अ पर्सन, एन इंस्टीट्यूशन, अ क्लास, ठीक है, किसी को भी हम ऐसा केस ले सकते हैं और उनको हम स्टडी कर सकते हैं कि फलानी एक इंस्टीट्यूशन, लेट्स से हम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का ऐसा केस ले लेते हैं, बीएड सेकेंडरी स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इज अ केस फॉर अस, ठीक है, तो हम देखेंगे वहाँ के तमाम बच्चों का एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है। अच्छा, फिर एक और रिसर्च डिज़ाइन होता है जिसको हम कहते हैं बेसिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन। ये मरियम कैस्टल ने इसके बारे में ज़्यादा लिखा है। वो कहती है कि जब हम लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं और किसी एक चीज़ के बारे में उनके ओपिनियंस, उनके परसेप्शंस, उनके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं, और इट्स नॉट कि ज़रूरी नहीं है कि वो उनके बहुत ज़्यादा कल्चरल चीज़ हो, उनकी पूरी लाइफ पे बेस करती है, वो उनके किसी एक एक्सपीरियंस से बेस भी कर सकती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, यानी बेसिक टूल हमने उसके अंदर इंटरव्यू लिया और उसके थ्रू हम उनके एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब हमारे केस में क्योंकि हमारे पास 3-4 महीने हैं, हम बहुत ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं ले सकते, फिनोमेनोलॉजी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लिए तो साइमल्टेनियसली आपको इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं। ऐसे ही एथनोग्राफी हम में से कोई किसी कल्चर को एक्सप्लोर नहीं कर रहा, ठीक, तो हम बेसिकली जो हम करेंगे इन आर केस, हम क्या करेंगे, बेसिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। जैसे कि लेट्स से हम अपना मेथोडोलॉजी हेडिंग देके पहली लाइन लिखेंगे, द पर्पस ऑफ दिस स्टडी इज टू एक्सप्लोर द रीजंस ऑफ फेलियर फेस्ड बाय पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग सेमेस्टर सिस्टम। फॉर दिस पर्पस द रिसर्चर विल अप्लाई, ठीक है, विल यूज, मैं ये सिनोनिम्स बता दूँ, ठीक है जी, विल यूज, विल अप्लाई, विल एक्सप्लोर थ्रू बेसिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, फुल स्टॉप। अब इसके आगे आप एक डेफिनेशन देंगे बेसिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की फ्रॉम अ वेरी गुड रिसर्च बुक। आई शेयर बुक्स विद यू, आप लोग खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से हम बेसिक क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स से अज्यूम करती हूँ, मैं लिख रही हूँ, in basic qualitative research design, the researcher explore the experiences and perception of the persons who are experiencing that particular problem or going through that particular experience. In this type of research, the researcher wanted to give meaning to the experiences and perception of the persons who are directly facing it. ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगी, एक रिसर्चर की, एक बुक के ऑथर की डेफिनेशन, रनिंग रेफरेंस आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन आ जाएगा, फुल स्टॉप, ठीक। ये हमने छोटा सा बता दिया कि हमारी मेथोडोलॉजी क्या होगी। अच्छा, फिर आगे आप आ जाएंगे पॉपुलेशन/साइट। क्वांटिटेटिव रिसर्चर खाली पॉपुलेशन लिखते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्चर पॉपुलेशन/रिसर्च साइट, यानी पॉपुलेशन को ऑनर किस जगह पे की है। हम लोग ऐसा तो नहीं करते कि हम 500 लोगों से डाटा लें, नहीं करते, हम क्या कर रहे हैं, 15 या 20 इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो हम किसी एक स्पेसिफिक जगह से ले रहे हैं, हम बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में भी नहीं जाएंगे, ऐसे ही है। तो उसके लिए हम लोग पॉपुलेशन/रिसर्च साइट के अंदर लिखेंगे, द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टडी विल बी ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स स्टडिंग इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऑफ लाहौर। हमारी पॉपुलेशन ओवरऑल क्या है, लाहौर को ले रहे हैं क्योंकि हम लाहौर से बाहर फिलहाल नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे ही है जी। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन का मतलब होता है वो तमाम लोग जिनमें से चंद लोग हम लेंगे,
पॉपुलेशन वो बिरयानी की देग है जिसमें से टेस्ट करने के लिए हम एक चम्मच निकाल कर चखते हैं कि मसाला ठीक है, चावल कच्चे हैं कि पक गए। समझ आ गए? अब ये जो हम चम्मच लेंगे ये क्या है? ये हमारा सैंपल है। क्या है? सैंपल। ठीक। अच्छा, अब क्या होगा? अब हमने पॉपुलेशन लिख ली, हम अगली हेडिंग देंगे सैंपल। ठीक। हम लेट्स से अब कहते हैं द सैंपल ऑफ दिस स्टडी विल बी द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी ऑफ, ये लेट्स से हम कर देते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, डिवीजन ऑफ एजुकेशन, टाउनशिप, लाहौर। For this study, the data will be collected from B.Ed secondary students who have been studying through semester system in their master's degrees and in B.Ed and in teacher education program, क्योंकि teacher education program है ना, ठीक है। The researcher wanted to explore the reasons of their failure in semester system. For this purpose, the researcher will use purposive sampling technique. अब सैंपल लिया, किस तरीके से लिया सैंपल? जिस तरीके से लिया वो सैम्पलिंग टेक्निक होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स, रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, ये यूज़ करते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च यूजुअली पर्पसिव सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब होता है वो शख्स जो उस चीज़ से गुजर रहा है उससे पूछना, वो शख्स जो उस मकसद को, उस पर्पस के अंडर आ रहा है जिसे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इस फॉर दिस पर्पस द रिसर्चर विल यूज पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक। इन पर्पसिव सैम्पलिंग टेक्निक द रिसर्चर conduct interviews with the persons who have experienced failure in their higher education या post graduation level। हमारा मकसद तो वही बंदा कर सकता है ना जो फेल हुआ हो, जिसने उस फेलियर को एक्सपीरियंस किया हो। ऐसे ही है। अब अगर आप किसी ऐसे बंदे से जाकर पूछो जो टॉप करता रहो, हाउ वुड ही टेल यू और शी टेल यू कि फेलियर क्या है, के रीजंस क्या है? उसके मुताबिक तो कहेगा जो नहीं पास होते वो खुद ही लाइक है। ऐसे ही उसका जवाब बहुत मुख्तलिफ होंगे। तो हमने उन लोगों से डाटा लेना है जो वाकई उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे कि करियर काउंसलिंग के लिए हम उन लोगों से इंटरव्यू लेंगे जो जिन्हें हम फील करते होंगे कि वो जहाँ है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है। बहुत से लोग हैं ना जो अपनी डिग्री से अक्सर वो बैठते हैं कि भैया मैंने क्या कर लिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी ने टाइम पे गाइड नहीं किया। अगर एक बंदा जिसने लेट्स से केमिस्ट्री में BS की है और वो इस टाइम B.Ed सेकेंडरी कर रहा है और वो फुली सेटिस्फाई है, उससे आप पूछोगे तो वो तो कहेगा कभी मुझे करियर काउंसलिंग फैसिलिटी है नहीं है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम इन द राइट प्रोफेशन, आई हैव ऑप्ट फॉर द राइट प्रोफेशन। तो उसको तो वो एब्सेंस ऑफ करियर काउंसलिंग फैसिलिटी डैमेज उसने नहीं किया। ऐसे ही है ना जी। अच्छा, अब इसी तरह जो शाइनेस का केस है उसके अंदर उन लोगों से पूछे ना जो शाय हैं, जो शायद ही हम कहेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, हर क्लास में सारे थोड़ा बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, क्या फ़र्क पड़ता है? बात समझ आ रही है? ओके। अच्छा, अब हमने इसी तरह से जिन्होंने चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे, जिसको कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा, लेट्स से टीचिंग प्रैक्टिकम पे गया एक बच्चा और उसको ऐसी क्लास मिली जिसमें सिर्फ 10 बच्चे हैं, उसने प्रॉब्लम ही नहीं फेस की, वो आपको बता सकेगा? वो उस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर सकेगा। तो पर्पसिव सैम्पलिंग में हम वो लोग लेते हैं जो उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, जिन्होंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होता है, जिनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, सुनी सुनाई बात नहीं होती। अच्छा, अब हमने यहाँ पर जब पर्पसिव सैम्पलिंग को एक्सप्लेन कर दिया तो इसके बाद भी हम एक रेफरेंस देंगे जहाँ से हमने ये पढ़ के समझा के पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे भी रिसर्च की बुक का रेफरेंस आ जाएगा। फिर आप आगे लिखेंगे इन दिस स्टडी द रिसर्चर विल कंडक्ट इंटरव्यूज विद 20 पार्टिसिपेंट्स हु एक्सपीरियंस्ड फेलियर ड्यूरिंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। हो गया जी, क्लियर हो गया। हमने क्या किया, सैम्पलिंग टेक्निक क्या अपनाई, पर्पसिव। कितने लोगों से डाटा लिया, 20 से। किन से लिया, जिन्होंने फेलियर एक्सपीरियंस किया, किसी और से नहीं लिया। आ रही है बात समझ? यस मैम। ओके, अब यहाँ पे हमारा ये सैंपल वाला पार्ट भी खत्म हो गया। पहली हेडिंग क्या थी, मेथोडोलॉजी। उसके अंदर पहली हेडिंग क्या आई,
पॉपुलेशन स्लैश रिसर्च Research साइट। site। दूसरी हेडिंग क्या आई? सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक, लेकिन रिसर्च सैंपल हम लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी हेडिंग क्या आएगी? डाटा कलेक्शन। हम उनसे डाटा कैसे लेंगे, हम उनसे उनके एक्सपीरियंस कैसे जानेंगे, ऐसे ही। अब इसमें हम लिखेंगे द रिसर्चर विल डिज़ाइन एन इंटरव्यू गाइड टू कंडक्ट इंटरव्यूज विद द स्टूडेंट्स हु हैव एक्सपीरियंस्ड absence of career counseling facilities during their academic life, ठीक है, they who have experienced shyness throughout their academic life, हो गया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे for this purpose the researcher will take permission from the institution he or she will collect data from and will take permission from the participants before conducting the Interview। The researcher will explain the purpose of the research to the participants and will also take permission from them to record their interview. For this purpose, the researcher will make sure that their responses will never be disclosed publicly. हम उससे ये कमिटमेंट जरूर करेंगे। देखो, अगर एक बच्चा कहता है मैं फेल इसलिए हूँ कि मुझे टीचर ने फेल किया, अगर उसी टीचर के पास वो बात चल जाती है तो वो टीचर उसको टॉर्चर करेगा, या कोई भी हर बंदे के अपना ओपिनियन देते हैं, हम अक्सर डरते हैं पब्लिकली। तो हम उनसे कमिटमेंट करेंगे कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो कभी भी उस तरह से पब्लिक नहीं होगा, और जो पब्लिक होगा तो हम उसको क्या देंगे? स्टूडेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 20 तक जाएगा। किसको पता है स्टूडेंट नंबर कौन सा कौन है? आपकी आइडेंटिटी हाइड होती है। जब हम लोगों से क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ करते हैं तो हम उनकी आइडेंटिटी हाइड करते हैं, या तो उन्हें सूडो नेम्स देते हैं। सूडो नेम क्या होते हैं? नकली नाम दे देते हैं। जिस तरह से आप पाकिस्तान से अक्सर लोग जो बैठ के इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, जिस तरह से फ़ोन बैंकिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें लोग कर रहे होते हैं, सर्विसेज पाकिस्तान से प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो बैठ के पाकिस्तान में होते हैं, नाम बशीर होता है लेकिन उन्होंने जॉन्स नाम, जॉन स्टॉकिंग। कॉल सेंटर्स में ऐसे होते हैं, तो ये सूडो नेम्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव नेम्स टू हाइड योर ओरिजिनल आइडेंटिटी। ठीक, तो इसके अंदर भी जब हम उनकी लेट से किसी की बात को हम कोट करेंगे तो हम उसके साथ या तो स्टूडेंट नंबर लगा देंगे, टीचर नंबर लगा देंगे, या फिर क्या करेंगे उससे कोई नाम दे देंगे। लेट से आयशा ने एक बात का जवाब दिया तो आयशा की जगह हम लिखेंगे जमीला, और हो सकता है जमीला हमारी किसी भी क्लास में हो ही ना, तो ओरिजिनल आइडेंटिटी हाइड हो गई। कोई उस बंदे को टॉर्चर नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता, उसे नहीं कह सकता कि आपने क्यों कहा क्या कहा। ठीक, अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स बनाते हैं इंस्ट्रूमेंट। हम भी इंस्ट्रूमेंट की हेडिंग देंगे और इंस्ट्रूमेंट वो बनाते हैं क्वेश्चनर, या तो क्वेश्चनर बनाते हैं या अडॉप्ट करते हैं या अडेप्ट करते हैं। अडॉप्ट करना होता है किसी चीज़ को एज इट इज उठा लेना, ठीक, अडेप्ट करना होता है किसी चीज़ को ढाल लेना, ठीक है, क्योंकि हम वो कर ही नहीं रहे तो हम बनाएंगे क्या? इंटरव्यू गाइड। इंटरव्यू गाइड कैसे बनानी हो मैंने आपको बता दिया होगा। ऐसे ही हम यानी जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड सवालात बनाएंगे, और ऐसे सवालात बनाएंगे जिसके अंदर अगले से जवाब मांगे जा सके। ऐसे सवाल नहीं बनाएंगे जिसके जवाब येस या नो में हो। हम क्वेश्चन में एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, एलैबोरेट, ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल, इस तरह की टर्म्स डालेंगे ताकि वो बोलने पर हम उन्हें उकसा सकें, बोलने पर मजबूर कर सकें, वो अपना असल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। प्लस हम जो इंटरव्यू गाइड बनाएंगे, क्योंकि हम सेमी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम अगर कोई बंदा सही जवाब नहीं दे रहा होगा तो हम उर्दू में उससे प्रॉबिंग क्वेश्चन भी करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जिससे वो आपको लेट्स से अगर आप पूछ रहे हो कि चैलेंजेस क्या, आपने कौन से चैलेंजेस फेस किए टीचिंग प्रैक्टिस में, अगला अगर कहते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस पूछ रही हैं आप, तो आप उससे कहेंगे जैसे कि क्लासरूम में क्या सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, क्या अच्छा फर्नीचर था, ये क्या है? प्रॉबिंग क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताएं कि आपकी क्लास में स्ट्रेंथ कितनी थी? हमने हो सकता है लिखा ना हो, लेकिन उस वक्त क्योंकि वो बोल नहीं रहा तो फिर वो हमें बताएगा लेट्स से मेरी क्लास में 50 स्ट्रेंथ है, तो आपको क्या लगता है क्लास में ज़्यादा बच्चे होना प्रॉब्लमेटिक है? फिर वो आपको बताएगा हाँ प्रॉब्लमेटिक है, मेरे लिए डिसिप्लिन के प्रॉब्लम होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतने ज़्यादा शरारत, उतने ज़्यादा डिसिप्लिन प्रॉब्लम होती है। थोड़ा थोड़ा हम उन्हें बोलने पर कन्विंस करेंगे तो वो बोलेंगे। ठीक, अच्छा अब हम इसमें क्या लिखेंगे? द रिसर्चर विल डेवलप एन इंटरव्यू गाइड टू एक्सप्लोर द
challenges faced by prospective teachers during their teaching practicum. ठीक, for this purpose the researcher has developed, जितने भी आपने questions develop किए, ठीक, वो हम लिख देंगे. Let's say 15 questions to explore. First, how they felt when they entered for the first time in classroom. What were the common challenges they have faced? How they overcome those challenges, and how the experience of prospective teachers can be improved. यानी हमने ये 4 चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन किए. इसी तरह से लेट्स से अगर करियर काउंसलिंग है तो हम ये उनसे पूछेंगे कि हैव यू, द रिसर्चर विल आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द करियर काउंसलिंग दे हैव रिसीव्ड, द अवेलेबिलिटी ऑफ करियर काउंसलिंग इन schools, colleges and universities, the challenges he or she, the participant have faced in the absence of career counseling facility. समझ आ रही? आप में से हर बंदा अपने अपने केस में जिन जिन चीज़ों से रिलेटेड उसमें क्वेश्चन किए होंगे वो चीज़ें कॉमा देके बता देगा कि मेरा जो इंटरव्यू गाइड है वो ये चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है. आ रही बात समझ जी? अच्छा, इसके बाद ये हमारा हो गया, हमने इसके अंदर बता दिया हमारा इंटरव्यू गाइड कैसे बना, कितने सवाल आते हैं और उसमें किस किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. इसके बाद आ जाता है डाटा एनालिसिस. क्वांटिटेटिव रिसर्चर्स डाटा एनालिसिस करते हैं थ्रू SPSS, और वो टी टेस्ट लगाते हैं, अनोवा लगाते हैं, मनोवा लगाते हैं और बहुत सारे और टेस्ट लगाते हैं. ठीक, हम क्योंकि क्या है क्वालिटेटिव रिसर्चर्स, हम क्या कर रहे हैं इंटरव्यूज़, इसलिए हम फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं करेंगे. इनवीवो एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू लोग अक्सर क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस करते हैं और मैनुअली भी किया जा सकता है. अब हम उसके लिए भी टेक्निक्स होती हैं. क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस एक टेक्निक है, थमेटिक एनालिसिस एक टेक्निक है, और इंटरप्रेटिव फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस ये भी एक टेक्निक है. और इसके अलावा भी और बहुत सी टेक्निक्स हैं. हम सिंपलेस्ट टेक्निक अप्लाई करेंगे वो है क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस. ये वो टेक्निक है जिसके अंदर हम लोगों के जब इंटरव्यूज़ करते हैं उनको हम लिख लेते हैं, सुनकर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख लिया. फिर हमने क्या किया, हम सारे इंटरव्यूज़ को लेट्स से 20 लोगों से लिया है तो हमने टेबल बनाया एक्सेल में या वर्ड में. पहले नंबर यहाँ पे दिया 1 2 3 4 5 20 तक नंबर जा रहे हैं. उनके आगे पहला क्वेश्चन आया सेकंड कॉलम के ऊपर, सेकंड जो क्वेश्चन है उसके नीचे नंबर 1 ने जो कहा वो पेस्ट कर दिया, 2 ने जो कहा वो पेस्ट कर दिया, 3 ने जो कहा वो पेस्ट कर दिया. ठीक, इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि सारों के जवाबात क्या क्या है, सामने आ जाते हैं ना एक साथ. फिर हम उनकी करते हैं, उनमें से कीवर्ड्स निकालते हैं, मतलब उसमें से थीम्स एक्सट्रैक्ट करते हैं. ये हमने कोडिंग की. कोडिंग कैसे की, लेट्स से एक बच्चे ने कहा कि मुझे करियर काउंसलिंग कभी भी नहीं मिली. दूसरे ने कहा करियर काउंसलिंग की फैसिलिटी अवेलेबल थी लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी. तीसरे ने कहा मुझे करियर काउंसलिंग के बारे में पता ही नहीं. चौथे ने कहा करियर काउंसलिंग मुझे कभी नहीं मिली. पाँचवें ने कहा कि मुझे पता ही नहीं है. ये क्या 3 मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं. हमने देखना है कितनों ने क्या कहा, और हमने ये कीवर्ड्स नॉट अवेलेबल, करियर काउंसलिंग नॉट अवेलेबल, I don't know about career counseling. No awareness regarding career counseling, no need for career counseling. ठीक, ये हमने कीवर्ड्स बना लिए और वो हमने मेंशन कर दिए कितनों ने क्या कहा है. लेट्स से 20 में से 10 लोग या 11 लोग 10 कहेंगे तो इसका मतलब है वो हाफ ऑफ पार्टिसिपेंट. ऐसे ही 11 कहेंगे तो वो हाफ से एक नंबर बढ़ गया तो वो मेजॉरिटी. 10 से अबव जितने भी हैं वो हमारा मेजॉरिटी में आ जाएगा. और अगर सारे एक बात कह रहे हैं तो वो इसका मतलब है ऑल. अगर 10 से नीचे कह रहे हैं तो सम, अगर 5 से भी नीचे कह रहे हैं तो वो फ्यू हो जाएंगे क्योंकि वो 25% से भी कम हो जाएंगे. ऐसे ही. अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डाटा एनालिसिस में, द रिसर्चर विल यूज क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स which were explored through interview. The researcher first record the interviews, then transcribe. Transcribe करना का मतलब होता है लिखें उसमें, उनको written form में लें. Then transcribe those interviews, and after transcribing those interviews, the researcher draw the themes. Themes कैसे draw किए, common words से किए ना, in order to explain the experiences of
postgraduate students regarding the career counseling facilities. The researcher will explain those themes along with the responses of the participant in order to provide evidence. यानी रिसर्चर ने लेट्स से जिन्होंने कहा करियर काउंसलिंग फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, 11 ने कहा, ठीक है, तो वो मेजॉरिटी को बता के हम उनमें से किसी एक का जो जवाब था एज इट इज़ अपने 4th चैप्टर में कॉपी पेस्ट कर देंगे, ताकि ये गवाही हो कि हमने खुद से नहीं कहा, हवा में नहीं बात की, ये एक्चुअली एक बंदे ने कहा है, और फिर जिस बंदे ने कहा है हमने लेट्स से उसकी कोटेशन दे के उसके आगे लिख देना है स्टूडेंट नंबर 9, फलाने यानी स्टूडेंट नंबर 9 ने कहा है, जिसको हमने एक नंबर दिया था, ठीक। इस तरह से हमारी मेथडोलॉजी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अक्सर 3rd चैप्टर में हम लिखते हैं एथिकल कंसिडरेशन, 1st चैप्टर में भी लिखी जा सकती है एक लाइन की कि आप एथिकल कंसिडरेशन की हेडिंग दे दें, रिसर्च या रिसर्च एथिक्स की हेडिंग दें और उसके नीचे लिख दें द रिसर्चर विल कीप इन माइंड द एथिकल कंसिडरेशन while conducting the study. The researcher will hide the identity